हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स क्रेडल। सो आज की वीडियो में हम लोग फंक्शन शुरू करने वाले हैं। अगर किसी ने रिलेशंस और कार्टेशियन प्रोडक्ट का वीडियो नहीं देखा तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए ताकि फंक्शन समझने में और आसानी रहे। ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शंस फंक्शंस होता क्या है? तो इट इज़ अ बेसिकली स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। जैसे हमने पढ़ा कि जो हमने सबसे पहले शुरू कहाँ से किया था? कार्टेशियन प्रोडक्ट से। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट सबसे बड़ा वाला सेट है, ठीक है। फिर हमने कुछ कंडीशन डाल दी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? एक सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो हमने रिलेशन को कैसे डिफाइन किया कि वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं रिलेशन को। इसी तरीके से जो फंक्शंस है ना, फंक्शंस को हम क्या बोलेंगे कि एक तरह का रिलेशन ही है, लेकिन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है। मतलब अगर हमें कोई भी रिलेशन उठा के दे दिया जाएगा तो हम लोग नहीं बोल सकते कि कोई भी रिलेशन हमारे पास फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है, उसको हम फंक्शंस बोलते हैं। ओके, इट इज बेसिकली अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। अब कैसा स्पेशल काइंड होता है, मतलब इसमें ऐसी क्या खासियत होती है कि हम इसको फंक्शंस बोलते हैं? ओके, तो हम इसको अगर समझे, मतलब हमारे पास समझो कि दो सेट्स हैं। इसको अगर मैपिंग डायग्राम से समझा जाए, हमारे पास दो सेट्स हैं, एक सेट ए है और एक सेट बी है। तो फंक्शंस क्या बोलता है कि हमारे पास जो पहले वाला सेट है, दैट इज सेट ए। सो इसका हर एलिमेंट क्या बोल रहा है कि पहले वाले सेट का हर एलिमेंट दूसरे वाले सेट की हर एलिमेंट के साथ, नॉट हर एलिमेंट, मतलब हमारे पास जो फर्स्ट वाला सेट है उसके हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए सेट बी के अंदर। ओके, सो सपोज मैंने यहाँ पे कुछ सेट्स एलिमेंट्स लिए सेट ए में, ए बी सी डी। ओके, और यहाँ मैंने ले लिया 1 2 3 4 5। अब देखो मैंने क्या बोला, मैंने इसको इस तरीके से डिफाइन किया। मैंने बोला कि ए को मैंने 2 के साथ मैप कर दिया, फिर मैंने बी को 4 के साथ, सी को 3 के साथ और डी को 5 के साथ। देखो अगर मुझे इसको देख के बताना है कि रिलेशन डिफाइन करो, तो आई कैन इजीली डिफाइन माई रिलेशन एज दिस इज a कॉमा 2, दिस इज b कॉमा 3, then b comma 4, because b is associated with 4. Then we have c comma 3, then we have d comma 5. ओके, तो मैंने क्या बोला कि मेरे पास एक रिलेशन है, क्योंकि मैंने क्या किया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में से जो कुछ एलिमेंट्स थे ना वो मैंने डाल दिए, तो मेरे पास एक रिलेशन बन गया। अब मेरे पास देखो यहाँ पर कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ये रिलेशन फंक्शन कब बनेगा? सबसे पहले तो यहाँ पे जो सेट ए का, जो सेट का ए का एलिमेंट है वो कोई भी एलिमेंट छूटा हुआ नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे मैं एक और एलिमेंट डाल दूं और इसका मुझे कोई इमेज ना मिले। ठीक है, तो अगर ई छूट जाता है मेरे पास तो मैं बोलती हूँ कि ये मेरे पास रिलेशन फंक्शन नहीं बनाएगा। इट कैन बी अ रिलेशन बट यहाँ फंक्शन नहीं होगा। ये क्यों? क्योंकि यहाँ पर ई का कोई भी इमेज नहीं है, तो दैट इज वाई दिस इज नॉट अ फंक्शन। अब ये बोला जाए तो ये रिलेशन हो जाएगा। मतलब अब देखो मैंने सिर्फ क्या किया, मैंने सिर्फ इतना सा चेंज किया कि इसमें एक और एक्स्ट्रा एलिमेंट डाल दिया। इतना सा काम करने से क्या हो गया? दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। पहली चीज क्या हुई? क्योंकि यहाँ पर डोमेन में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट डाल दिया जिसकी कोई प्री इमेज, किसकी कोई इमेज नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहली कंडीशन तो ये हो गई कि यहाँ पे मुझे डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज मिलनी चाहिए। नहीं मिली तो मतलब फंक्शन नहीं हुआ। दूसरी चीज, अब एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अब मैंने क्या किया, ए बी सी इस टाइप से मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, इनका नाम ही ले लेते हैं। ए है, बी है, सी है, डी है। ओके, यहाँ 1 2 3 4 है। अब मैंने क्या किया, ए का इमेज लिया 1, सी का इमेज लिया 2, बी का इमेज लिया 1, बी का इमेज लिया 1, देन डी का इमेज लिया 3। ठीक, अब मुझे अगर रिलेशन डिफाइन करना होगा तो मैंने सपोज ये R1 मान लिया और ये जो R2 रिलेशन है दैट विल बी a comma 1, then b comma 1, then we have c comma 2, then we have d comma 3। अब देखो वापस से रिलेशन तो बन गया। अब क्या मेरे पास ये फंक्शन बनेगा? देखो अब इसने बोला कि पहले तो ये देखना था मुझे कि डोमेन के हर एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, तो दैट इज देयर बिकॉज यहाँ पे डोमेन में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी जिसकी हमारे पास इमेज ना हो। ए की भी इमेज है, बी की भी इमेज है, सी की भी है और डी की भी है। ठीक, पहली चीज तो ये वाली हो गई। उसके बाद मुझे देखना है कि हर एलिमेंट का सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए। तो देखो ए का भी सिर्फ एक ही इमेज है, बी की भी सिर्फ एक ही इमेज है, सी की भी सिर्फ एक ही इमेज है और डी का भी एक ही इमेज है। तो हर एलिमेंट का एक ही इमेज है, तो मतलब ये फंक्शंस भी बन जाएगा ये। अब थोड़े से चेंजेस कर देते हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ,
मैंने क्या किया कि ए 1 के साथ तो मैपिंग कर रहा है, साथ ही साथ ए को मैंने मैप करा दिया 4 के साथ। अब मैंने एक नया रिलेशन डिफाइन किया, ए का मैंने 1 के साथ मैपिंग कराया, फिर मैंने ए का 4 के साथ भी करा दिया, और मेरे पास बी तो 1 के साथ था ही, और मेरे पास सी का मैपिंग 2 के साथ है, और डी का मैपिंग 3 के साथ है। अब देखो, अब यहाँ पे देखो थोड़ी सी कंडीशन बदल दी मैंने, डोमेन के सारे एलिमेंट की इमेज है, दैट इज क्लियर। ओके, तो यहाँ तो कोई कंडीशन में दिक्कत नहीं आ रही। अब दूसरी बात कि हर एक एलिमेंट का जो इमेज होना चाहिए ना, इमेजेस जो हमें सेकंड सेट में मिल रही है, जो यहाँ पे जितने भी वैल्यूज मिल रहे हैं ना, ये मेरे को क्या बोलता है, इमेज सेट में, इमेजेस बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है। तो अब देखो यहाँ वाले सेट में, यहाँ वाले रिलेशन में ए का इमेज 1 भी है और ए का इमेज 4 भी है। मैंने क्या बोला था कि जो फंक्शन है, हर एक एलिमेंट का, हर एक डोमेन के एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए। यहाँ पे मुझको 2 इमेज मिल गई, एक की इमेज 1 भी है और एक की इमेज 4 भी है। सो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो नॉट अ फंक्शन। सो फंक्शन होने के लिए बस ये 2 कंडीशन चाहिए मुझे, कि सबसे पहले तो डोमेन के सारे एलिमेंट्स कवर होने चाहिए, और दूसरी चीज कि हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। ओके, तो ये हमारे पास जितने भी हमारे पास डोमेन की, मतलब ये जो फर्स्ट सेट की वैल्यू जो हम डाल रहे हैं, दैट इज द इनपुट वैल्यूज, इनको हम लोग इनपुट्स बोलते हैं। और ये जो हमको वैल्यूज मिल रही हैं, इन एलिमेंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज मिल रही है, वो हमारे पास हो जाएंगी आउटपुट वैल्यू। ओके, तो जैसे हमने रिलेशन में भी सीखा था कि इनपुट्स और आउटपुट, डोमेन और रेंज जो जो हमें मिल रही है वो वैल्यूज क्या है, इसी तरीके से हम लोग फंक्शंस में भी डिफाइन करेंगे कि डोमेन और रेंज क्या होता है, ठीक। तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए हम लोग कुछ एरो डायग्राम्स लेके चलते हैं, कुछ मैपिंग डायग्राम्स, और इसको देख के हम बताएंगे कि फंक्शंस बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक। तो ये मेरे पास 1 2 3 4 5, दिस इज ए बी सी, 1 is mapped with A, 2 is mapping with C, 3 is mapping with B, ठीक। एक मेरे पास मैपिंग डायग्राम ये हो गया। द सेकेंड वन इज 1 2 3 4 5, A B C D E, so 1 is mapping with A, 2 with C, 3 with C, then 4 with B and 5 with D, ठीक। एक और लेके चल लेते हैं, फिर एक और सेट है हमारे पास A और B। यहाँ पे मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं S A U V, और यहाँ हमने ले लिया 1 2 3 4, ठीक। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे S का जो A का जो रेंज है वो 1 है, सॉरी इमेज, और A का इमेज 3 है, 4 का, U का इमेज 2 है, S का इमेज है 4, ओके, एंड U का इमेज है 3। ओके, अब देखो थोड़ा सा इसको समझते हैं कि ये फंक्शंस, इसमें से देखो रिलेशंस तो सभी बन जाएंगे, रिलेशंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बात आती है फंक्शन की। अच्छा देखो, पहली चीज मुझे क्या देखनी है, ये सेट मेरा ए बी है, ये सेट मेरा पी क्यू है, और इसको मान लेते हैं एक्स और वाई। ओके, तो अब देखो यहाँ पे पहले तो मुझे देखना है कि जो पहले सेट की जितने भी एलिमेंट्स हैं, उसके लिए हर एक एलिमेंट के लिए एक इमेज होनी चाहिए। क्या ऐसा हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पे 1 का इमेज है, 2 का इमेज है, 3 का इमेज है, बट 4 और 5 का तो कोई इमेज ही नहीं है। सो दैट मीन्स दिस इज नॉट अ फंक्शन, बिकॉज देयर इज नो इमेज, देयर इज नो इमेज फॉर 4 and 5, ठीक है। 4 और 5 की कोई इमेज ही नहीं है, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं बनेगा। सेकेंड थिंग, अब यहाँ क्या बोल रहा है, 1 की इमेज ए है। पहले तो देखो डोमेन के सारे एलिमेंट्स के लिए इमेज बना रखी है, तो पहली कंडीशन तो हो गई सेटिस्फाई। दूसरी बात, हर एलिमेंट के लिए एक ही इमेज होनी चाहिए, तो 1 के लिए भी एक इमेज है, 2 के लिए भी एक इमेज है, 3 के लिए भी एक इमेज है, 4 के लिए भी एक ही इमेज, और 5 के लिए भी, ठीक है। तो हर एलिमेंट का एक इमेज मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये फंक्शन हो गया, ठीक है। दिस इज अ फंक्शन, ठीक। अब अगली चीज क्या बोल रहा है, दिस इज माई फंक्शन। अगली चीज में क्या, अगले सेट में क्या बोल रहा है कि एस का इमेज 4 है, ए का इमेज 1 है, ए का इमेज 3 है। अब देखो डोमेन के सारे एलिमेंट्स तो यूज हो रहे हैं, जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स हैं वो सारे यूज हो रहे हैं, बट अब देखो जो ए का जो इमेज है वो हमको ए का इमेज 1 भी दे रहा है और ए का इमेज हमको 3 भी दे रहा है। तो क्या ये पॉसिबल है फंक्शंस में? नहीं, एक एलिमेंट का जो इमेज है वो सिर्फ एक ही मिलना चाहिए मुझे। तो यहाँ पर नो यूनिक इमेज, no unique image is there, so therefore this is not a function, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फंक्शन हो गया।
अब देखो यहाँ पे ये तो एक बेसिक आइडिया हो गया कि हमारे पास अगर फंक्शन हमें एरो डायग्राम से देखना है तो हम कैसे बता सकते हैं कि ये फंक्शन है कि नहीं। उसके अलावा सपोज अगर हम ग्राफ बना सकते हैं फंक्शन, देखो फंक्शन में मेन चीजें क्या आती है, फंक्शन का डोमेन, रेंज और उसका ग्राफ। ये अगर तीन चीजें पता चल गई हमको तो हम इजीली कुछ भी बता सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं फंक्शन को समझने के लिए। ठीक, तो अभी ग्राफ सीखने से पहले हम लोग सीखते हैं कि डोमेन और रेंज क्या होता है फंक्शन का। ठीक, अब जैसे अगर सपोज करो ये वाला एग्जांपल ही लेते हैं, तो जो भी हम इनपुट्स डाल रहे हैं किसी भी फंक्शन में, जो भी इनपुट डाल रहे हैं, इनपुट एज इन जो भी फर्स्ट सेट की वैल्यूज हैं यहाँ पर, जैसे अगर हम इसमें पूछा जाए, जैसे ये तो फंक्शन है ही नहीं, अब जैसे ये वाला मेरे पास जो फंक्शन है P2Q वाला जो फंक्शन है, यहाँ पे अगर तुमसे पूछा जाए कि हमारे पास इनपुट्स क्या हैं, तो जो सेट ऑफ इनपुट्स है, सेट ऑफ इनपुट्स इज बेसिकली द डोमेन ऑफ द फंक्शन। जैसे रेंज में जैसे रिलेशन में होता है डोमेन, वैसे ही फंक्शंस में भी क्या होता है, जो इनपुट्स का जो सेट होता है वो हमारे पास क्या बन जाता है, डोमेन बन जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास डोमेन क्या क्या हुआ, डोमेन में एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4 एंड 5। दीज आर दी सेट ऑफ इनपुट्स। सेकेंड थिंग इज सेट ऑफ आउटपुट्स, जो हमको आउटपुट मतलब जो दूसरे वाले सेट में जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट जिस एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड थे वो हमारे पास क्या होता है, सेट ऑफ आउटपुट्स, दैट इज नोन एज द रेंज ऑफ द फंक्शन। सो यहाँ पर जो हमारे पास आउटपुट का सेट है वो कौन कौन सा है, ए मिला है हमको आउटपुट में, बी मिला है, सी मिला है और डी मिला है। तो ए बी सी डी एंड ई, सो दीज आर दी सेट ऑफ आउटपुट्स। आउटपुट के बाद ये डोमेन हो गया और रेंज हो गया। अब एक और टर्म आती है कोडोमेन। नाउ व्हाट इज कोडोमेन, कोडोमेन इज बेसिकली ऑल द एलिमेंट्स इन द सेकंड सेट। मैपिंग पे जिस सेट में हमारे पास मैप हो रहे हैं ना, तो ये जो सेकंड सेट के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सारे कोडोमेन में आ जाएंगे। तो कोडोमेन में कितने एलिमेंट्स आए, ए बी सी डी और ई। सॉरी यहाँ पे हमको ई नहीं डालना चाहिए है ना, क्योंकि हमारे पास ई मैप नहीं हुआ ना किसी के साथ, मतलब ई की हमारी कोई प्री इमेज नहीं है। अच्छा यहाँ पे एक दो टर्म्स और आती हैं, हम लोग बोलते हैं इमेज और एक प्री इमेज। ठीक है, तो अब जैसे ये 1 है मेरे पास, 1 मैप हो रहा है ए के साथ, तो हम बोलेंगे ए इज द इमेज ऑफ 1। ठीक, ए क्या है, जो सेकेंड वाले सेट में नंबर्स आ रहे हैं ना उनको हम बोलते हैं वो इमेज है फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स की। ओके, और जो फर्स्ट वाले सेट के एलिमेंट्स हैं, जैसे अगर मैं बोलूं कि मुझको ए का प्री इमेज बताओ, तो व्हाट इज द प्री इमेज फॉर ए, तो ए के कॉरेस्पॉन्डिंग जो फर्स्ट सेट में एलिमेंट है, जैसे फर्स्ट सेट इस एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग प्री इमेज क्या है 1, तो आई विल से 1 इज प्री इमेज ऑफ ए। तो दिस इज अनदर वे ऑफ सेइंग एसोसिएशन। ओके, तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये इमेज और प्री इमेज है। तो यहाँ पे बात आ गई डोमेन की, रेंज की और कोडोमेन की, और हमने डिस्कस किया इमेज और प्री इमेज। ओके, अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि मतलब बेसिकली जो भी फंक्शन है ना, इट एक्ट्स लाइक अ मशीन। ठीक, जैसे कि सपोज करो हम लोग चाय बनाते हैं, जैसे हम चाय बनाते हैं तो हमारे पास चाय जो जिस पैन में हम लोग चाय बना रहे हैं दैट वर्क्स लाइक अ मशीन। ठीक है, फिर हम लोग चाय बनाने के लिए जो जो भी इंग्रेडिएंट्स पुट कर रहे हैं उसके अंदर, तो ये जो हमारे पास जो हमारा जिस पतीले में हम लोग चाय बना रहे हैं दैट इज माय मशीन जिसके अंदर हम बना रहे हैं। तो ऐसे ही जो मैं फंक्शन डिफाइन करती हूँ ना, तो दिस एक्ट्स लाइक अ मशीन, और जो भी मैं इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर डाल रही हूँ, चाय बनाने के लिए मैंने कुछ भी डाला इसके अंदर, चीनी डाली, चाय पत्ती डाली, दूध डाला, पानी डाला, जो भी मैंने इंग्रेडिएंट्स डाले, those ingredients is known as the domain of the function. Domain we can say, or we can say these are the inputs of our function. Inputs भी बोल सकते हैं और domain भी बोल सकते हैं। अब जो मशीन में डोमेन मतलब मशीन के अंदर इनपुट्स डालने के बाद जो भी हमको फाइनली मिला, कप ऑफ टी मिला हमको, तो ये जो हमको कप ऑफ टी मिला वो हमारे पास क्या हुआ, वो एक फाइनल आउटपुट मिला हमको। ठीक है, वैसे ही हमारे पास क्या होता है, जैसे हमारे पास जूसर होता है, तो जूसर में हम क्या डालते हैं, अलग अलग टाइप के, तो हमारे पास जो जूसर है ना, इट एक्ट्स लाइक अ मशीन। जब हमने उसके अंदर अलग अलग टाइप के फ्रूट्स डाले तो हमें अलग अलग टाइप के क्या मिलेंगे, जूसेस मिलेंगे। तो वो जो फ्रूट्स डाल रहे हैं हम लोग जूसर के अंदर, ये हमारे पास सपोज मिक्सी जूसर है,
ठीक, तो इसको हमने जैसे ये मशीन पे रखा, तो हम लोग अलग अलग टाइप के इसके अंदर फ्रूट्स डालते हैं। तो मिक्सर विल एक्ट्स लाइक अ मशीन, तो ये हमारे पास मशीन की तरह काम कर रहा है। इसके अंदर जो हमने इंग्रेडिएंट्स डाले, जैसे मैंने सपोज ऑरेंज डाला, तो ऑरेंज क्या करेगा, एक तरह का मतलब एक डोमेन की वैल्यू है। ठीक है, तो मैंने एक इंग्रेडिएंट डाला तो मुझे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक आउटपुट मिलेगा। वो क्या मिलेगा, ऑरेंज जूस मिलेगा। ठीक है, ये मेरे को मिला ऑरेंज का जूस। फिर मैंने अगर इसके अंदर कुछ और डाल दिया, सपोज एप्पल डाल दिया, तो मुझे क्या मिलेगा, एप्पल का जूस मिलेगा। तो इस तरीके से अलग अलग इंग्रेडिएंट्स डालने थे, मुझे अलग अलग टाइप का आउटपुट मिलेगा। तो इसमें भी यही होता है। अगर सपोज करो मैंने एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर लिया, अब इसका क्या मतलब है, ये मेरे पास एक मशीन की तरह काम कर रहा है जिसके अंदर मैं कुछ डाल रही हूँ। अब जो मैं चीजें डाल रही हूँ ना, वो हमारे पास एक्स की वैल्यूज हैं। मैं एक्स की कुछ कुछ वैल्यूज डालूंगी और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मुझे मिलेगा वो मेरे पास क्या हुआ, मेरा आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर मैंने स्क्वायर फंक्शन डिफाइन किया, मैंने कुछ वैल्यूज ली, मैंने कहा 0 1 -1 2 -2। ठीक, यहाँ मैंने क्या लिया, 0 1 4। अब देखो मैंने ना क्या किया, इस मशीन में, ये जो मेरे पास मशीन है ना एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, मैंने इसमें क्या किया, जो एक्स है ना, मैंने एक्स को डाला 0, ये मेरे पास एक्स लाइक का ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज डाला, तो ऑरेंज की जगह मैंने अब 0 डाल दिया। तो 0 डालने पे मुझे जो आउटपुट मिलेगा, अब जब मैंने इस मशीन में 0 डाला, जैसे मैंने इस मशीन में 0 डाल दिया, तो मुझे 0 का स्क्वायर देगा, और 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है। तो मतलब मेरे पास जो इस वाले इंग्रेडिएंट का जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आएगा वो 0 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास ऑरेंज जूस निकल गया। फिर मेरे पास मैंने 1 डाला, 1 मान लो 1 हमारे पास एप्पल है, तो 1 अगर एप्पल है, मैंने एप्पल को डाला इस मशीन में, तो उसने मुझे क्या दिया, 1 का स्क्वायर दिया। दैट मीन्स दिस विल बी 1। तो 1 किस पे मैप करेगा, 1 1 पे मैप करेगा। फिर मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर एक और चीज डाल दी, कुछ और डाल दिया मैंने अब। ठीक, तो ये -1 के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे क्या देगा, -1 का स्क्वायर देगा। तो -1 का स्क्वायर करने पे मुझे क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। तो ये मेरे पास इस मशीन इस वाले फ्रूट के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ और जूस मिल जाएगा। 2 डाल दिया, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 का स्क्वायर मिलेगा, दैट इज 4। तो इस तरीके से मेरे पास अलग अलग टाइप की मशीन्स होती हैं जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे इनपुट डालने पर अलग अलग टाइप के आउटपुट्स मिलेंगे। ठीक, तो जैसे मैंने क्या किया, ये मेरे पास एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की मशीन थी। मैंने अलग अलग तरह के इनपुट्स डाले। पहले मैंने क्या किया, मैंने 0 डाला, एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो मुझे आउटपुट निकल के क्या मिला, मुझे एफ एक्स की वैल्यू मिल गई 0। फिर मैंने क्या किया, एक्स इज इक्वल्स टू 1 डाल दिया, तो मुझे आउटपुट में क्या मिला, एफ एक्स की वैल्यू क्या मिली, 1 मिल गई। फिर मैंने एक्स की वैल्यू को 2 डाल दिया, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे क्या मिला, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 4 मिल गया। फिर मैं नेगेटिव नंबर भी डाल सकती हूँ, मैं रैशनल भी डाल सकती हूँ। अगर मैंने एक्स की वैल्यू को सपोज 1/2 डाल दिया, तो 1/2 के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे क्या मिल जाएगा आउटपुट, तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 1/4। ठीक है, तो मतलब यहाँ मेरे पास जो फंक्शन है, फंक्शन मेरे पास, ये मेरे पास मेरी मशीन है, और वो है मेरे पास एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास फंक्शन है। और व्हाट इज द डोमेन हेयर, डोमेन। अब देखो एक बात सोचने की है, अब जो एक्स की वैल्यू है, क्या मेरे पास कोई रेस्ट्रिक्शन है एक्स की वैल्यूज के लिए कि मैं कौन कौन सी वैल्यूज डाल सकती हूँ, सोच के देखो। मतलब मैं यहाँ पे 0 भी डाल सकती हूँ, कोई भी नेगेटिव वैल्यू भी डाल सकती हूँ, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू भी डाल सकती हूँ, कोई रैशनल डाल सकती हूँ, कोई इरैशनल डाल सकती हूँ। तो मेरे पास क्या डोमेन पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन है कि मैं कोई ऐसा नंबर नहीं डाल सकती। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर पे तो एक्स की कोई भी वैल्यू काम करेगी। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि जो सेट ऑफ रियल नंबर है वो मेरे पास यहाँ क्या होगा, डोमेन का काम करेगा। ठीक है, जैसे वहां मेरे पास जो मैंने पीछे डिफाइन किया, यहाँ पे मेरे पास पर्टिकुलर पॉइंट्स थे, तो मैं इन्हीं को बोल सकती थी डोमेन या कोडोमेन की वैल्यूज। लेकिन यहाँ पर मेरे पास पॉसिबिलिटीज कितनी है, उसके हिसाब से आई डिफाइन माई कोडोमेन, डोमेन एंड रेंज। ओके, अब बात आती है रेंज की। रेंज क्या क्या हो सकता है। अब देखो इसको थोड़ा सा सोचते हैं। जब हमने कोई भी वैल्यू को डाला, तुमने 0 डाला तो मुझे 0 मिला, -1 डाला तो भी +1 मिला, +1 डाला तो भी +1 मिला, नेगेटिव का कुछ भी डाला तो हमेशा पॉजिटिव। मतलब जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं, स्क्वायर वाली मशीन क्या कर रही है, उसको भी पॉजिटिव कर दे रही है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ ना कि मैंने नेगेटिव डाला और मुझे नेगेटिव मिल गया, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब रेंज में हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरे पास सारे के सारे रियल नंबर आ जाएंगे, है ना। तो कुछ कंडीशन है
कि हमारे पास जो रेंज की वैल्यूज है ना वो इतनी ही आ सकती है, इससे ज्यादा नहीं आ सकती। क्या क्या है, क्या मैं कोई भी नेगेटिव नंबर जो रियल लाइन पे नेगेटिव 0 आता है, यहाँ नेगेटिव आता है, यहाँ सारे पॉजिटिव आते हैं, क्या नेगेटिव कुछ भी आ सकता है? नहीं आ सकता, तो नेगेटिव नंबर तो हट गए रेंज में से। फिर बात आती है जीरो की, क्या जीरो आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, जीरो डाला तो जीरो मिल गया मेरे को, तो जीरो तो मतलब मैं इंक्लूड कर सकती हूँ। उसके बाद कोई भी वैल्यू आ सकती है, ऑफकोर्स आ सकती है, वो डिपेंड कर रहा है मैं कौन सी वैल्यू डाल रही हूँ। कुछ भी डाला मुझे उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, तो मतलब पॉजिटिव तो कोई भी वैल्यू आ सकती है ना, तो मैं जीरो टू इन्फिनिटी बोल सकती हूँ कि जो मेरा रेंज होगा वो जीरो टू इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन गया, डोमेन बन गया और रेंज बन गया। अब कोडोमेन हमारी मर्जी है, मतलब अगर मैंने फंक्शन को डिफाइन किया इस तरीके से, मैं ऐसे डिफाइन कर सकती हूँ फंक्शन को कि जो मैंने डोमेन लिया है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स लिया है और जो कोडोमेन लिया है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर्स है, तो मैं कोडोमेन बोलूंगी मेरे पास पूरा रियल नंबर्स का सेट है। कोडोमेन को मैं अपने हिसाब से वैरी कर सकती हूँ, अगर मैं यहाँ पे जीरो टू इन्फिनिटी लेना चाहूँ तो मैं ये भी कोडोमेन बना सकती हूँ। ठीक है, दैट इज अप टू मी, और अगर क्वेश्चन में गिवन है तो वेल एंड डन। ठीक है, तो ये बात हो गई बेसिक्स की, डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होता है। ठीक, अब हमारे पास ग्राफ की बात आती है, तो मतलब जो ये अलग अलग टाइप के जो फंक्शंस हैं इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके। ठीक है, अभी थोड़ा हम बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि ग्राफ हम बनाते कैसे हैं किसी भी फंक्शन का। ठीक, अगर सपोज मेरे को एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ बनाना है, इसका क्या मतलब, ये एक स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, देखो हमने x डाला और मुझे x ही मिल रहा है, अगर मैं जो वैल्यू डाल रही हूं मुझे वही मिल रही है, तो इस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। अब ये आइडेंटिटी फंक्शन काम क्या करता है, देखो हम ना जो हमने अभी पीछे पढ़ा कि जो हमने वैल्यूज डाल डाल के देखी, अब ग्राफ क्या करता है, ग्राफ बेसिकली एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, ग्राफ इज, व्हाट इज ग्राफ, इट इज बेसिकली अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, pictorial representation for the inputs or pictorial representation of relation between inputs and outputs, जो भी हमारे सेट ए और बी के जो इनपुट्स और आउटपुट्स है ना उनके बीच के रिलेशन का जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है उसको हम ग्राफ बोलते हैं। अब देखो पहले हमें इनपुट्स और आउटपुट्स डाल के तो देखने चाहिए ना, तभी तो हम रिलेशन बता पाएंगे। तो अब देखो मैंने क्या किया, एक्स की वैल्यू को शुरू करा डालना, तो मैंने क्या किया, जीरो से शुरू किया। जब मैंने एक्स की वैल्यू को जीरो डाला तो फंक्शन की वैल्यू क्या मिली मुझे, जीरो पे जीरो मिलेगी। फिर मैंने एक्स की वैल्यू को वन डाला, फिर मेरे को फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, वापस से वन मिलेगी। एक्स को मैंने माइनस वन डाला तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस वन मिलेगा। फिर मैंने क्या किया, मैंने कुछ फ्रैक्शन में ले लिया, वन बाई टू डाल दिया, तो वन बाई टू पे क्या मिलेगा, फिर से सेम मिलेगा। तो मतलब मैं कुछ भी डालूं मुझे सेम वैल्यू मिलेगी। अब मुझे अगर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताना है, ग्राफ बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगी, ये मेरे पास है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दीज आर माई कोऑर्डिनेट्स, सॉरी पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन। ठीक, अब मुझे करना क्या है, अब मैंने पॉइंट्स ले लिए, मैंने क्या किया, जीरो से स्टार्ट किया। ओके, तो अब मैंने क्या किया, जीरो से स्टार्ट किया, तो पहला पॉइंट मेरा जीरो है, जीरो अगर मैंने एक्स कोऑर्डिनेट लिया तो वाई भी मेरे पास जीरो ही आएगा। फिर मैंने क्या किया, एक्स की वैल्यू को जब वन लिया तो वाई क्या मिलेगा, कॉरेस्पॉन्डिंगली वन ही मिलेगा। ठीक बात। फिर मैंने क्या किया, एक्स को अगर टू लिया तो वाई की वैल्यू क्या मिली, वापस से टू मिली। फिर एक्स की वैल्यू थ्री लेने पे वाई की वैल्यू थ्री मिली। फिर एक्स की वैल्यू फोर लेने पे वाई की वैल्यू फोर मिलेगी, मतलब इसको हम अगर लिखते जाएं तो सेम वैल्यूज आएंगी ना। फिर मैंने एक्स की वैल्यू को माइनस वन लिया तो वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस वन। फिर एक्स की वैल्यू माइनस टू लेने पे वाई की वैल्यू माइनस टू। तो अगर हम इन सभी पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, राइट। या सो दिस इज माई, थोड़ा सा स्ट्रेट बनेगा अगर हम इसको प्रॉपर स्केल से बनाएंगे तो। So this is the graph for the identity function. This is my graph for the identity function. fx is equals to x. और ये पॉइंट्स प्लॉट कर देंगे, 1 2 3 4, ऑरिजिन माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, 1 2 3 4, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ये मेरे पास ग्राफ बन गया किसका, आइडेंटिटी फंक्शन का। अब सपोज करो मुझे कोई और फंक्शन बनाना है, अब मुझे अगर
जो हमने पीछे डिस्कस किया था, वाई एक्स इज इक्वल्स टू, वाई एक्स लिख लो या फिर एफ एक्स लिख लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर. सो इट इज जस्ट अ वे टू रिप्रेजेंट अ फंक्शन. हम एफ की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो अब मुझे अगर एफ एक्स की जगह एफ एक्स की वैल्यू अगर एक्स स्क्वेयर दे रखी है मुझे, तो मैं इसको ग्राफ बनाना है तो कैसे बनाएंगे हम लोग. भाई हमें क्या करना है, हमें पॉइंट्स को कलेक्ट करना है, जो भी इनपुट्स की वैल्यूज है और जो आउटपुट्स की वैल्यू है, तो उन सबको कलेक्ट करके हम लोग क्या करेंगे, इजीली ग्राफ बना सकते हैं. तो हमने पॉइंट्स तो बनाए थे, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ ग्राफ प्लॉट करेंगे. अब 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. अब देखो, जब मैंने x की वैल्यू को 0 डाला, जस्ट मिनट, अब मैंने क्या किया, x की वैल्यू को 0 डाला, तो 0 डालने पे क्या हुआ, 0 मिलेगा. फिर मैंने x की वैल्यू को 1 डाला, 1 डालने पे मुझे क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा. 1 स्क्वायर इज 1. फिर -1 डाला तो -1 स्क्वायर क्या मिलेगा, -1 मिलेगा. फिर उसके बाद 2 डाला, तो 2 डालने पे क्या मिलेगा, 2 स्क्वायर, दैट विल बी 4. फिर -2 डालने पे -2 स्क्वायर, दैट इज ऑल्सो 4. अब इनको अगर ज्वाइन करेंगे तो ये हमको कैसा मिलेगा ग्राफ, इसको ज्वाइन किया तो एक ही हमको यू शेप ग्राफ मिलेगा. ओके, थोड़ा सा ये या, सो दिस इज बेसिकली यू शेप्ड ग्राफ, जिसको हम बोलते हैं पैराबोला. ठीक है, ये हमारे पास एक बना है पैराबोला, और ये ग्राफ किसका बना है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. तो इस तरीके से हम लोग पॉइंट्स को प्लॉट करके हम लोग ग्राफ बना सकते हैं. ठीक, अब देखो हमारे पास चेक करने के लिए, अगर तुम्हारे पास कोई ग्राफ गिवन है, तो हम ग्राफ के अकॉर्डिंग भी हम लोग चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग अ वर्टिकल लाइन टेस्ट. वर्टिकल लाइन टेस्ट. अब ये क्या टेस्ट है, अब देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है, वर्टिकल लाइन मतलब एक लाइन जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल होगी. वर्टिकल तभी तो होगी ना, तो एक ऐसी लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, उस लाइन की हेल्प से हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं वेदर माई रिलेशन इज अ फंक्शन, मतलब जो गिवन ग्राफ बना रखा है हमने, वो फंक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा. ठीक, तो अब देखो हमने क्या पढ़ा था ग्राफ फंक्शन में, कि हर डोमेन की वैल्यू के लिए जो आउटपुट है ना, दैट मस्ट बी 1. अगर मुझे एक से ज्यादा मिल गया ना, दैट मीन्स वो फंक्शन नहीं बनाएगा. अब मैंने एक रैंडम, इसी को लेके चलते हैं, जो हमने एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बनाया है. तो अब देखो मैंने कोई भी एक लाइन बनाई जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है, मैंने कोई भी एक लाइन ड्रॉ करी. अब देखो अगर ग्राफ में मैंने कोई भी पैरेलल एक लाइन डाली वाई एक्सिस की, अगर वो ग्राफ को सिर्फ एक ही बार कट कर रही है, मैंने क्या बोला, ग्राफ को सिर्फ एक ही बार कट कर रही है किसी एक पॉइंट पर, देन आई कैन से दैट इज माई फंक्शन. अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा ग्राफ को कुछ और बना दिया. ये मेरे पास कोई एक रैंडम ग्राफ है, मुझे नहीं पता किस चीज का ग्राफ है, ये कोई ग्राफ है मेरे पास, मैंने बनाया. तो अब मुझे ये बताना है कि ये ग्राफ, ये जो मैंने कर्व ड्रॉ किया है, ये फंक्शन बनाएगा कि नहीं बनाएगा. तो मैं वापस क्या करूंगी, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगी. देखो वर्टिकल लाइन जैसे ही मैंने ड्रॉ करी ना, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने मुझे पता चला, देखो इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, कि मैंने इनपुट एक दिया, यहाँ से एक्स की वैल्यू को कुछ एक दिया, मतलब एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मैंने कोई वैल्यू ए दी. ठीक, जो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मुझे एफ एक्स की वैल्यू मिल रही है ना, वो ये भी मिल रही है, मतलब ये कुछ भी हो सकती है. ये मान लो बी पॉइंट है, फिर मुझे यहाँ पे सी भी मिल रही है, ये कोई पॉइंट सी है, तो मुझे एफ एक्स की वैल्यू सी भी दे रहा है ये. फिर एफ एक्स की वैल्यू कुछ डी भी दे रहा है, और ये एफ एक्स की वैल्यू डी भी दे रहा है. तो इसका कुछ सिग्निफिकेंस है, मतलब ये जो वर्टिकल लाइन टेस्ट है ना, ये एक्चुअली में हमारी डेफिनेशन को ही फेल कर रहा है. हमने डेफिनेशन में भी तो यही डिस्कस किया था ना, कि एक पॉइंट के लिए अगर मेरे को 3 डिफरेंट अलग अलग इमेज मिल रही है, तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा. और वर्टिकल लाइन टेस्ट में तो यही काम कर रही है ना, कि एक पॉइंट के लिए, मतलब अगर उसने एक बार से ज्यादा काट दिया, तो दिस ग्राफ विल नॉट फॉर्म अ फंक्शन. ठीक है ना, तो मतलब वर्टिकल लाइन टेस्ट हमको यही बताता है कि हमारे पास कोई ग्राफ फंक्शन बना रहा है कि नहीं बना रहा. ठीक है, तो हम वर्टिकल लाइन टेस्ट है, हम लोग किसी भी ग्राफ के बारे में चेक करके बता सकते हैं कि वो फंक्शन है कि नहीं है. ओके, तो अगर सपोज मैं तुम्हें एक और ग्राफ देती हूँ, अगर मैंने एक ग्राफ लिया, ये वाला ग्राफ है मेरे पास. ठीक, तो अब तुमको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है
इस फंक्शन को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे कि ये फंक्शन कैसे ड्रॉ होता है, इसका डोमेन क्या होता है, इसका रेंज क्या होता है। अभी तुम्हें बस ये करना है कि इसको वर्टिकल लाइन टेस्ट से हमको ये चेक करना है कि इट इज अ फंक्शन और नॉट, इट इज अ फंक्शन और नॉट। ओके, तो आप ये हमको कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए इसका आंसर क्या होगा, ये फंक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा। ओके, दैट इज योर होमवर्क। ओके, अब बात आती है कि अब हमारे पास कुछ अलग अलग टाइप के फंक्शंस है, जैसे कि सपोज मेरे पास नंबर्स में फ्रैक्शंस आते हैं, राइट। फ्रैक्शंस होता है कैसे, ए अपॉन बी टाइप का जो भी नंबर होता है वो मेरे पास एक क्या बनता है, फ्रैक्शन बनता है। तो इसी तरीके से मेरे पास अलग अलग टाइप के फंक्शंस आते हैं, तो उनके लिए मेरे को थोड़ा सा डोमेन का आइडिया होना चाहिए। तो उन टाइप के क्वेश्चंस के लिए मैं डोमेन कैसे निकालूंगी इन टाइप के फंक्शंस के लिए। तो अब सपोज करो मेरे पास कोई रैशनल टाइप का फंक्शन है, रैशनल टाइप का फंक्शन, ठीक। रैशनल टाइप का फंक्शन एज इन मैंने लिया x-2 डिवाइडेड बाय x-4, ठीक है। जब भी हमें थोड़ा सा फंक्शंस के बारे में ध्यान रखना है कि किस टाइप का फंक्शन है, कुछ स्पेसिफिक टाइप के होते हैं जैसे कि रैशनल फंक्शन हुआ, स्क्वायर रूट फंक्शन हुआ, और अगर दो फंक्शंस का सम दे दिया। तो इन बेसिक फंक्शंस में लाइक डोमेन जो है बहुत ही वास्ट टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रैशनल, स्क्वायर रूट और ये सब में काम हो जाता है। तो हम थोड़ा सा बेसिक आइडिया लेंगे कि डोमेन हम इन टाइप के फंक्शंस में कैसे निकालते हैं, और फिर जब स्पेसिफिक फंक्शंस पढ़ेंगे ना जैसे मॉड्यूलस और लॉगरिथमिक फंक्शंस, तो उनमें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे उनका डोमेन हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक। अब जैसे ये रैशनल फंक्शन है तो हमको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी हमारे पास रैशनल टाइप का फंक्शन होगा तो उसका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर दैट कैन नेवर बी इक्वल्स टू जीरो। इसका क्या मतलब हुआ, अब देखो अगर मैंने मान लो मैंने इक्वल कर दिया जीरो के, डिनोमिनेटर को जीरो कर दिया, मतलब मुझे x की वैल्यू को 4 डालना पड़ेगा यहाँ, राइट। अब जैसे ही मैंने x को 4 डाल दिया तो मुझे क्या मिलेगा, डिनोमिनेटर में 0 मिलेगा, और वो वैल्यू तो हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, है ना। तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, जो रैशनल टाइप का फंक्शन है इसका जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन विल बी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब ये हटा देंगे, माइनस कर देंगे वो पॉइंट्स एट विच द डिनोमिनेटर इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो मुझे सेम काम यहाँ करना है, डिनोमिनेटर इक्वल्स टू जीरो मतलब जहां पर x-4 जीरो के इक्वल हो रहा है, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 4 ऐसा पॉइंट है जहां पर वो सारे x हटाने हैं जो कि x-4 को जीरो कर दे रहे हैं। तो वो क्या होगा, पॉइंट सिर्फ x इज इक्वल्स टू 4 ही होगा। सो दैट मीन्स सभी रियल नंबर्स में से सारे रियल नंबर्स इसका डोमेन होगा एक्सेप्ट x इज इक्वल्स टू 4। सो दिस इज माई डोमेन ऑफ द रैशनल फंक्शन x-2 डिवाइड बाई x-4। अब मैंने क्या किया, फंक्शन को ले लिया y इज इक्वल्स टू 1/x, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, देखो ये हर जगह डिफाइन होगा लेकिन x को एक जगह दिक्कत है, इसको जहां पर दिक्कत हो रही है ना वो वाले पॉइंट को बस हमें हटा देना है, दैट इज माई डोमेन। डोमेन का काम यही है जहां पे मतलब कौन सी वैल्यू को वो अंदर आने नहीं दे रहा, है ना। जैसे कि हमने वो जो मिक्सर वाला एग्जाम्पल लिया था, अगर सपोज करो तुम उसके अंदर फ्रूट ना डालने की जगह तुम उसके अंदर कुछ ऐसा लाइक पत्थर डाल दो उसके अंदर, या फिर जेम्स डाल दो, डायमंड डाल दो, तो क्या वो काम करेगी मशीन, टूट जाएगी मशीन, है ना। तो उसी तरीके से ऐसी वैल्यू जो मैं डाल ही नहीं सकती वो काम ही नहीं करेगी फंक्शन पे, तो मेरे को वो वैल्यूज को हटा देना डोमेन में से, ठीक है। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो। तो दिस इज माई डोमेन इन दिस केस, ओके। सो यहाँ पे अगर मुझे अब एक और एग्जाम्पल लेना रैशनल फंक्शन का ही, अब मैंने लिया x³ डिवाइडेड बाय x इंटू x-1। अब देखो मुझे वापस यही ध्यान रखना है कि वो वाले पॉइंट्स जो कि डिनोमिनेटर को जीरो ना बनाए, डिनोमिनेटर को जीरो बना रहे वो मुझे पॉइंट्स को हटा देना है। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, मेरे को डोमेन में कौन कौन सी वैल्यूज लेनी पड़ेंगी, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट those values of x such that x into x-1 that is 0। अब देखो अगर मैं x की वैल्यू को 0 लेती हूँ तब भी ये फंक्शन 0 बन जाएगा, x की वैल्यू को 1 लेती हूँ तब भी मेरे पास 0 बन जाएगा। तो कौन कौन सी वैल्यूज को हटाना पड़ेगा, दो वैल्यूज को हटाना पड़ेगा, 0 को और 1 को। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ a की वैल्यू पे दिक्कत कर सकता है, 2 पे भी कर सकता है, 4 पे भी कर सकता है, 20 पे भी कर सकता है, कितने पे भी कर सकता है, वो डिपेंड करेगा फंक्शन टू फंक्शन, ओके। तो ये बात हो गई रैशनल फंक्शन की।
अब अगर सपोज करो मेरे पास कोई स्क्वायर रूट टाइप का फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन, ठीक। अब स्क्वायर रूट फंक्शन क्या, हमने बचपन से पढ़ा हुआ है कि जब भी हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था, कि जब भी हमारे पास हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जो भी जब भी हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं ना, हमारे पास आता है b² - 4ac दैट इज इनसाइड द स्क्वायर रूट। तो हम बोलते हैं जब भी हमें रियल रूट चाहिए ना, तो ये वैल्यू शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सो स्क्वायर रूट फंक्शन क्या बोलता है, इनपुट्स जो है ना हमारे पास, इनपुट मतलब जो अंदर वैल्यूज डाल सकते हैं ना फंक्शन के अंदर, वो सिर्फ पॉजिटिव ही होनी चाहिए, 0 के इक्वल हो सकते हैं या फिर 0 से बड़ी हो सकती है, ठीक है। तो जब भी हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन दे दिया जाए स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर, तो वो क्या होना चाहिए, दिस एक्सप्रेशन शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक। तो ये एक्सप्रेशन हमेशा बड़ा होना चाहिए, ठीक। अब इसका एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर सपोज करो स्क्वायर रूट पे दे दिया जाए मुझे स्क्वायर रूट ऑफ x-1, ठीक। अब मुझे एक एग्जांपल दे दिया, मुझे इससे बताना है कि इस वाले फंक्शन का डोमेन क्या होगा। डोमेन बताना है मुझे, डोमेन बताना है मतलब कि कौन कौन सी वैल्यूज में डाल सकती हूँ। तो हमने बोल दिया कि जो भी वैल्यू एक्सप्रेशन जो भी स्क्वायर रूट के अंदर है ना, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सो डोमेन के लिए x-1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स द वैल्यूज ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। Okay, so I can say that the domain of the function is 1 to infinity. I can write it like this, or I can write it like 1 is less than equals to x less than infinity, or I can write it like x is greater than equals to 1. So these are the different ways to write the domain of the function. ठीक। अब मुझे क्या करना है, अब मैंने क्या कर दिया, और रैशनल और स्क्वायर रूट दोनों फंक्शंस को कंबाइन कर दिया। मैंने एक एग्जांपल में x-2 डिवाइडेड बाय x-4, अब मैंने क्या किया, दोनों को कंबाइन कर दिया इसके अंदर। अब क्या होगा, पहली चीज यह रैशनल फंक्शन भी है और स्क्वायर रूट फंक्शन भी है। तो पहले तो स्क्वायर रूट फंक्शन का मान रख लेते हैं, तो क्या वैल्यू होगा, x-2 डिवाइडेड बाय x-4 दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब देखो हमने क्या डाला, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब क्या ये इक्वल्स टू 0 हो सकता है क्या, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता ना। तो अब इसका डोमेन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे x की वो वैल्यूज चाहिए जिसके लिए ये पूरी फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो। तो देखो जब भी हमारे पास कोई भी इनइक्वालिटी इन्वॉल्व होती है, जैसे यहाँ पर जो इनइक्वालिटी इन्वॉल्व हुई ना, तो इसमें हमें क्या करना था, सीधा करना था कि भाई यहाँ पे हमारे पास ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी, हमने सीधा क्या कर दिया, x-1 ग्रेटर देन 0 है तो x की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास इनइक्वालिटी में एक फ्रैक्शन है, जब भी हमारे पास इनइक्वालिटी में फ्रैक्शन आते हैं ना, तो हमें उसके लिए एक स्पेशल मेथड होता है, वेवी कर्व मेथड, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसका थोड़ा आइडिया ले लेते हैं कि ये वेवी कर्व मेथड एक्चुअली में अप्लाई कैसे होता है। अब मुझे क्या चाहिए, x-2 x-4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 चाहिए। तो पहले मुझे क्या करना है, न्यूमिनेटर में वो वाली वैल्यूज लेनी है जहां पर फंक्शन 0 बन रहा है। तो x इक्वल्स टू 2 पे फंक्शन 0 बन रहा है और नीचे x इज इक्वल्स टू 4 पे। अब इन दोनों पॉइंट्स को मुझे प्लॉट करना है नंबर लाइन पे, ठीक है। अब देखो मेरे को एक बात का ध्यान रखना है कि जो डिनोमिनेटर है दैट वैल्यू कैन नेवर बी इक्वल्स टू 0, राइट, बिकॉज अगर मैं x की वैल्यू को 4 डाल देती हूँ यहाँ पर तो क्या बनेगा, फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। तो मुझे ध्यान रखना है पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद कि मैं 4 को इंक्लूड नहीं कर सकती। तो मैंने यहाँ पे एक ओपन डॉट बना दिया, दैट मीन्स I cannot include x is equals to 4 in the domain values. Okay, x is equals to 2 I can define because यहाँ पे क्या बोल रहा है, x-2 this expression should be greater than equals to 0. अब देखो मेरे पास ना यहाँ 3 रीजन आ गए। फर्स्ट रीजन ये वाला जो कि 2 से छोटा है, फिर दूसरा रीजन ये वाला जो कि 2 और 4 के बीच में, और तीसरा रीजन जिसमें 4 से बड़ी वैल्यूज इंक्लूड हो रही है। ओके, अब देखो मुझे क्या करना है, पहले में क्या करना है, मुझे 4 से बड़ी वैल्यूज ले रही हूँ। तो मैं क्या करूंगी, कोई भी एक वैल्यू चूज करूंगी 4 से बड़ी। मैंने सपोज चूज करी x इज इक्वल्स टू 5, तो 5 चूज करने पर 5 - 3 कितना होगा, पॉजिटिव नंबर देगा और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव देगा। सो इसका मतलब मैं 4 से बड़ा कुछ भी लूं इन दिस इंटरवल द फंक्शन विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो यहाँ मेरा साइन आ गया पॉजिटिव। अब बात आती है 2 और 4 के बीच में। सपोज मैंने पॉइंट लिया x इज इक्वल्स टू 3 लेने पर न्यूमिनेटर इज पॉजिटिव बट माई डिनोमिनेटर इज नेगेटिव।
जैसे मेरे पास फ्रैक्शन में एक भी वैल्यू मेरे पास नेगेटिव आ गई, दैट मीन्स माई एंटायर फंक्शन विल बी नेगेटिव. सो आई कैन से दैट इन दिस इंटरवल माई फंक्शन इज नेगेटिव नाउ. ओके, अब बात आती है दो से छोटी वाली वैल्यूज की. सपोज आई एम टेकिंग x इज इक्वल्स टू 0 हेयर. So for 0, my numerator is negative, my denominator is also negative. So I can say that my entire function is now positive. So 2 से छोटी values के लिए I can say that my function is positive. अब मुझे values कौन सी चाहिए? मुझे actually में वो values चाहिए जहां पर मेरा function greater than equals to 0 है. So greater than equals to 0 मतलब ये वाला इंटरवल हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो नेगेटिव है, यहाँ तो नहीं ले सकती मैं, और या फिर 4 से बड़ी आ सकती है. So that means x should belongs to minus infinity to 2. Okay, union. अब क्या मैं 4 को इंक्लूड कर सकती हूँ? मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 4 पे ओपन सर्कल डाल दिया है. दैट मीन्स आई कैन नॉट इंक्लूड x इज इक्वल्स टू 4. सो 4 पे हमें क्या लगाना है? ओपन ब्रैकेट लगाना है. और यहाँ कहाँ तक जाएगा? ये इन्फिनिटी तक जाएगा. तो इसका मतलब अगर मैं x की इनमें से कोई भी वैल्यूज डालूं, जो मैंने ये इंटरवल डिफाइन किया है ना, इनमें से मैं कोई भी वैल्यूज डालूं तो मेरे पास हमेशा क्या होगा? ये डिफाइन होगा फंक्शन स्क्वायर रूट. तो ये मेरे पास क्या होगी? डोमेन हो जाएगा गिवन फंक्शन का. ओके, दिस इज द डोमेन फॉर दिस स्क्वायर रूट फंक्शन, जो कि रैशनल फंक्शन भी है और स्क्वायर रूट फंक्शन भी है. ओके, अब देखो ये बात हो गई स्क्वायर रूट की और रैशनल फंक्शन की. अब सपोज करो मेरे पास दो फंक्शंस दे दिया, मतलब अब सपोज दो फंक्शंस का सम दे दिया. एक मेरे पास fx है, इसका डोमेन कुछ d1 है सपोज, और मेरे पास एक gx फंक्शन है, इसका डोमेन कुछ d2 है. लेकिन तुमको क्या किया? दो फंक्शंस को कंबाइन करके दे दिया. कंबाइन एज एन एक hx फंक्शन बना दिया, जो कि किसके इक्वल है? fx प्लस gx के इक्वल है. अब इसको ना एक बहुत इजी एग्जाम्पल से समझते हैं. मैंने फंक्शन को कैसे डिफाइन किया? तो मेरे पास fx फंक्शन क्या है? 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वेयर. एक बात और कि जो ये जो hx फंक्शन है ना, जो इसका डोमेन होगा, डोमेन ऑफ h फंक्शन विल बी डोमेन ऑफ f फंक्शन इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ सेकंड फंक्शन. तो जो जो वैल्यूज दोनों फंक्शंस में पॉसिबल है, दैट विल बी द डोमेन फॉर द hx फंक्शन. ओके, तो मुझे क्या करना है? इस फंक्शन का डोमेन निकालना है और इस फंक्शन का डोमेन निकालना है. इसको मैंने मान लिया gx फंक्शन, और ये मेरे पास हो गया hx फंक्शन. पहले बात काम करते हैं हम लोग gx फंक्शन पे. gx फंक्शन क्या बोल रहा है? दिस इज 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस एक्स स्क्वेयर, दैट इज 2 स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर. सो a प्लस बी, a माइनस बी, सो 2 माइनस एक्स एंड 2 प्लस एक्स. ठीक, तो अब मैं क्या कोई भी वैल्यू ले सकती हूँ x की? ऑब्वियसली नॉट. सो डोमेन क्या होगा g फंक्शन का? दैट इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -2 एंड +2. सो आई हैव टू एक्सक्लूड दीज टू वैल्यूज फ्रॉम द डोमेन ऑफ द g फंक्शन. ओके, अब बात आती है hx फंक्शन की. What about hx function? We know that whenever we have a modulus function, so in this case, we have to take 16 minus x square, that is the value inside, that is the expression inside the square root, that must be greater than equals to 0. So therefore 16 minus x square will be greater than equals to 0, right? So अब देखो, जब भी हमारे पास वापस से इनइक्वालिटी आ गई, तो मुझे क्या करना है? पहले तो मुझे जब भी मैं ऐसे इनइक्वालिटी सॉल्व कर रही हूँ ना, तो मुझे x के एक्सप्रेशन को पॉजिटिव बनाना है. तो अगर x के एक्सप्रेशन को पॉजिटिव बनाना होता है ना, तो अब देखो जब भी एक चीज आती है, जब भी हम किसी भी इनइक्वालिटी में नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका जो साइन होता है ना, वो रिवर्स हो जाता है. ऐसा क्यों होता है? सपोज करो, इसको हम एक एग्जाम्पल से लेके समझते हैं. अगर मेरे पास सपोज करो 1 2 से छोटा है, दैट इज राइट, जो 1 है वो 2 से छोटा है. अब मेरे को क्या करना है? दोनों साइड नेगेटिव साइन लगा देना, -1 और -2. अब मुझे सोच के बताओ कि जैसे मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया दो पॉजिटिव नंबर्स के सामने, तो क्या इनइक्वालिटी रिवर्स हुई कि नहीं हुई? क्या अभी भी मैं बोलूंगी -1 इज लेस देन -2? ऑफकोर्स नॉट, -2 इज लेस देन -1. तो यहाँ पे क्या हुआ? जो हमारी इनइक्वालिटी है वो क्या हो गई? रिवर्स हो गई. तो सिमिलरली अगर मैं x स्क्वेयर -16 लिखूंगी ना, तो ये क्या बन जाएगा? लेस देन इक्वल्स टू 0. अब देखो यहाँ पे मेरे पास वापस दो फैक्टर्स आ गए, x -4 एंड x +4. ठीक है,
वहां पिछले वाले क्वेश्चन में क्या थे, वो रैशनल में थे, यहाँ पे क्या आ गए, सिर्फ न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, काम हमको वही करना है। वापस से वही मैं क्रिटिकल पॉइंट्स चेक करूंगी कौन कौन से हैं, -4 एंड +4। फिर से मैं 3 रीजन्स बनाऊंगी। जब भी मैं 4 से बड़ी वैल्यूज लूंगी तो मुझे हमेशा मिलेगा पॉजिटिव, क्योंकि मेरा ये एक्सप्रेशन भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। -4 और 4 के बीच में लूंगी, सपोज 0 लिया तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। सो माई इंटायर फंक्शन विल बी नेगेटिव इन दिस इंटरवल। एंड वन मोर थिंग, आई कैन इंक्लूड -4 and +4. I can include both these points because I have no problem to take these points. I can take these points. Okay. Next we have values which is less than -4. I am taking -5 here. So this will be negative. This will be negative. So my entire function is positive now. So मतलब जो यहाँ पर domain होगा for the h function, what it will be? We want value which is less than equals to 0. That means -4 to +4. This is the domain for the h function. अब देखो मैंने क्या बोला कि अगर जब भी मेरे पास दो फंक्शन सम में है तो डोमेन अगर कंप्लीट फंक्शन का निकालना है तो वो क्या होगा, इंटरसेक्शन फॉर दी फर्स्ट फंक्शन एंड द सेकंड फंक्शन। अब देखो इसको प्लॉट करते हैं, इसका हमें कॉमन वैल्यू निकालनी ना, तो उसके लिए हमें प्लॉट करना पड़ेगा। ये हमारे पास -4 है और ये +4 है। अब देखो जो पहले वाला पार्ट है उसको किसी भी वैल्यू से दिक्कत नहीं है एक्सेप्ट -2 और +2। सिर्फ ये वाली वैल्यू लेने में दिक्कत है उसको, बाकी वो कोई भी वैल्यू को एक्सेप्ट कर सकता है। ओके, जो दूसरे वाला फंक्शन है उसको सभी वैल्यू से दिक्कत है एक्सेप्ट -4 to 4। उसको इन वैल्यू से कोई दिक्कत नहीं है, ये वैल्यूज वो आराम से ले सकता है, बट उसके बाहर की कोई भी वैल्यूज नहीं ले सकता वो। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि जो एफ फंक्शन का डोमेन होगा, देखो कॉमन चाहिए ना, तो जो 4 के बाहर की वैल्यूज है और -4 के बाहर की वैल्यू, ये वैल्यूज तो किसी हालत में नहीं आ सकती, ठीक बात, क्योंकि ये दूसरे वाले फंक्शन के लिए नहीं आ रही। और अब जो -4 to 4 के अंदर है, अब देखो -4 to 4 में ले सकती हूँ पूरा, क्योंकि ये ऊपर वाले फंक्शन में भी आ रहा है, लेकिन आई हैव टू एक्सक्लूड 2 पॉइंट्स। कौन कौन से, +2 और -2। तो ये दोनों पॉइंट्स मुझको हटाने पड़ेंगे अगर मुझे पूरे फंक्शन का डोमेन चाहिए तो। ठीक है, तो मेरे पास जो एफ फंक्शन है ना उसका डोमेन ये पूरा आएगा। तो मतलब मुझे बेसिकली क्या करना है, जो भी कॉमन वैल्यूज है ना, देखो ये वाली वैल्यूज तो हमें पता है कि जो ये वाली वैल्यूज हैं, ये वाली और ये वाली, ये तो दोनों में नहीं आ रही, मतलब मुझे ऐसी चाहिए ना तो दोनों में आ रही हो। और जो ये वाला पार्ट है वो ऊपर वाले में भी शेडेड है और नीचे वाले में भी शेडेड है, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट ऐसा है जो सोचा जा सकता है कि दोनों में कॉमन आ रहा है। लेकिन फिर हमने देखा कि जो -2 और 2 पॉइंट है ये दोनों में नहीं आ रहे, तो मतलब यहाँ पे हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमने इसको हटा दिया और जो जो वैल्यूज थी वो डाल दी। ठीक है, तो वो मेरे पास क्या आ गया, डोमेन आ गया फंक्शन का। ओके, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में थोड़ा सा ट्विस्ट है। देखो क्या करना है मुझे, फंक्शन बोल रहा है वो 1/4 - x²। ये तो आसानी है, क्या बोल रहा है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था वैसे ही करना है। ठीक है, प्लस एक फंक्शन है log of x³ - x। अब देखो अभी log फंक्शन के बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा है, तो अभी के लिए हम लोग इतना समझ लेते हैं कि जैसे हमने स्क्वायर रूट में पढ़ा कि जो स्क्वायर रूट के अंदर का एक्सप्रेशन है ना, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो अभी के लिए इतना नोट डाल के लिख लीजिए कि जो भी डोमेन होगा, सपोज ये लॉग है और यहाँ पे कुछ भी इनपुट डाला हुआ है, सो दिस इनपुट दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो अभी के लिए इतना कर लीजिए कि जो इनपुट है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, ये दो चीजों को ध्यान में रखते हुए, इस चीज को ध्यान में रख के हमें बस डोमेन निकालना है। ठीक है, बाकी हम लोग उसको डिटेल में समझेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन को। तो पहले फंक्शन का, ये सपोज मेरा g फंक्शन है, ये मेरे पास h फंक्शन है। सो डोमेन फॉर द g फंक्शन इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -2 एंड +2। ये तो बहुत इजी था, यहाँ पे फैक्टर्स बना के हम लोग g फंक्शन का डोमेन बता सकते हैं। अब बात आती है h फंक्शन की। देखो मैंने क्या बोला कि जो x³ - x है, दैट इज द इनपुट ऑफ माई फंक्शन, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्या इक्वल्स टू 0 हो सकता है, नहीं, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0 ओनली। ठीक है, जो भी लॉग के अंदर इनपुट है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, इक्वल्स टू 0 नहीं हो सकता। ठीक है, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ये 0 के इक्वल नहीं होगा, ये हमेशा 0 से बड़ा होगा।
ये क्यों होगा, कैसे होगा, वो सब हम समझेंगे जब लॉग पढ़ेंगे। इनपुट पॉजिटिव होना चाहिए। अब इसको क्या मैं फैक्टराइज कर सकती हूँ क्या? बिल्कुल कर सकती हूँ। एक्स एक्स कॉमन ले सकते हैं, देन इट विल बी एक्स स्क्वेयर माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। सो ये क्या बन जाएगा, एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो। अब देखो वापस ये क्या बन गई, एक इनइक्वालिटी बन गई। तो मुझे क्या करना है, जो हमने पिछले वाला मेथड लगाया था मुझे सेम मेथड यहाँ लगाना है। क्या करूंगी मैं, जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स है उन सबको प्लॉट कर लिया मैंने नंबर लाइन पे। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, वन से बड़ी वैल्यूज ली। अब देखो एक बात का ध्यान रखना है, इसने बोला है कि दिस एक्सप्रेशन मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। सो इक्वल नहीं बोला तो मतलब कहीं पर भी मैं ये पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करूंगी। ओके, वन से बड़ा बोलना है तो वन से बड़ा मतलब मैंने सपोज टू लिया। सो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, माई एंटायर फंक्शन इज पॉजिटिव। जीरो और वन के बीच में सपोज आई एम टेकिंग 0.5, for 0.5 this is positive, this is negative, this is positive, my entire function is negative. Minus 1 to 0, I am taking minus 0.5, negative, negative, this is positive, so this my entire function is positive. Minus 2 से छोटा, सॉरी minus 1 से छोटा, minus 2 लिया तो ये नेगेटिव और ये वाला भी नेगेटिव। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, नेगेटिव हो गया। मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव इंटरवल्स चाहिए, तो ये वाला इंटरवल होगा और ये वाला इंटरवल होगा। ठीक, तो x बिलोंग्स टू माइनस वन टू जीरो, तो ये वाला इंटरवल हुआ। उसके बाद यूनियन कर दिया हमने किसका, वन टू इंफिनिटी, एक और इंटरवल हो गया। तो ये मेरे पास क्या हो गया, डोमेन फॉर द एच फंक्शन। ठीक है, ये हो गया डोमेन फॉर द एच फंक्शन। अब मुझे क्या करना है, मुझे डोमेन बताना है एफ फंक्शन का। तो मुझे क्या करना है, मैं फिर से नंबर लाइन बनाऊंगी। ये मेरे पास कौन कौन से पॉइंट्स है, माइनस वन, माइनस टू, जीरो, प्लस वन एंड प्लस टू। सिमिलर मुझे फिर से वही काम करना है। क्या करना है, पहले वाले फंक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है एक्सेप्ट माइनस टू और प्लस टू, इनको हमने पहले ही हटा दिया। दूसरे वाले फंक्शन में क्या बोल रहा है, माइनस वन टू जीरो, माइनस वन टू जीरो, फिर वन टू इंफिनिटी, वन टू इंफिनिटी। अब देखो जो कॉमन सोल्यूशन है वो कौन कौन सा आ रहा है, एक तो हम बोल सकते हैं, एक तो ये वाला इंटरवल, दिस इज कॉमन, एक्सक्लूडिंग माइनस वन एंड जीरो, बिकॉज माइनस वन एंड जीरो कहीं भी नहीं आ रहा। ठीक है, फिर दूसरा वन टू टू। ठीक है, तो वन टू टू में भी वन भी इंक्लूड नहीं है और टू भी इंक्लूड नहीं है। तो मैं बोल सकती हूँ कि जो डोमेन ऑफ एफ फंक्शन है दैट विल बी माइनस वन टू जीरो यूनियन वन टू टू। सो नो, नॉट वन टू टू, सॉरी, ये तो पूरा इंक्लूड हो जाएगा ना, ये भी कॉमन है पूरा। तो इसमें हम लोग एक काम कर सकते हैं, वन टू टू, फिर टू को इंक्लूड नहीं किया हुआ तो मेरे को वापस एक और यूनियन बनाना पड़ेगा और ये क्या बन जाएगा, टू टू इंफिनिटी। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास क्या आ जाएगा, डोमेन फॉर दी एफ फंक्शन, सॉरी दिस इज माय डोमेन फॉर दी एफ फंक्शन। तो हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें हमने सीखा कि डोमेन कैसे निकालते हैं अलग अलग तरीकों में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डोमेन खत्म हो जाता है यहाँ पे, डोमेन में अभी और भी काफ़ी कॉन्सेप्ट्स आएंगे, जैसे कि मॉड्यूलस फंक्शन का, फिर लॉगरिथमिक फंक्शन का, एक्सपोनेंशियल्स में कैसे लेते हैं, तो ये कुछ कुछ और भी आते जाएंगे। लेकिन ये हम लोग जब फंक्शंस को प्रॉपर समझेंगे उन फंक्शंस को, तो हम लोग डिटेल में उनकी डोमेन को भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। बाय बाय, टेक केयर।